Hello, friends. In this series, we will start Indian polity Lakshmikant end to end. Hello, friends. In the previous lecture, we have learned that 1861 के जो काउंसिल एक्ट्स थे ना, उसके बारे में हम लोग ने समझा था कि कैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इंक्रीज कर दिया जाता है मेंबर फ्रॉम 3 मेंबर टू 6 मेंबर, ठीक है, जिसमें कि राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव और राजा ऑफ पटियाला, ठीक है। तो इन तीनों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिल जाती है। एक तरीके से इंडियंस को इन्वॉल्व करना है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ उन्होंने लर्न कर ली थी इन 1857 रिवोल्ट दैट वी शुड इन्वॉल्व इंडियंस इन दी गवर्नेंस। ओके, अगर इंडिया पे रूल करना है तो हम लोग को इंडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आती है 3 एक्ट्स के, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। तो ये एक्ट तो कंप्लीट हो गया था। अब आज हम लोग आज के लेक्चर में ये दोनों एक्ट्स को समझेंगे, ठीक है। नाउ इसका पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि कोई भी इंडियन काउंसिल एक्ट अगर आया है, ठीक है, तो उसके पहले की कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट को लाना पड़ा। जैसे 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो क्यों आया था क्योंकि 1857 का एक रिवोल्ट हुआ था, जिसके कारण ये एक्ट को लाया गया था। अब जब 1892 का ये जो एक्ट आ रहा है, उसके पिछले पहले भी कोई कारण रहे होंगे, कोई रीजन रहा होगा, तभी ये चीज आई। तो उसका रीजन हम लोग समझेंगे कि 1885 में आईएनसी फॉर्म हुई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। और आईएनसी का ये एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, जिससे कि 16 मेंबर से लेके 60 मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर से 16 मेंबर तक बढ़ा दी गई थी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझते हैं कि क्या थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। इट इमर्ज ड्यू टू द राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया इन इंडिया, ठीक है। क्यों? अब आप ये समझिए कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का राइज कैसे हुआ। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स बेसिकली जो छोटे पोस्ट भी थे ना, जैसे क्लरिकल पोस्ट हो गए, ठीक है, जो बेसिक पोस्ट थे ना, उनके लिए भी उनको एक तरीके से उनको ब्रिटेन से लोगों को बुलाना पड़ता था उस छोटे मोटे काम के लिए भी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, ब्रिटिशर्स को लगा कि क्यों ना हम इन इंडियंस को ही पढ़ाना स्टार्ट करें, इनको इतना एजुकेट किया जाए ताकि हम इन क्लरिकल पोस्ट पे इनको ले आ सकें, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम लोग ने ये भी देखा था कि 1813 में उन्होंने क्या किया था, एजुकेशन पे 5 लाख रुपए सालाना खर्च करने का भी वो प्रावधान दिया था ना, ठीक है, कि आप एजुकेशन पे के फील्ड में भी इनको खर्च करो ताकि हम इंडियंस को एजुकेट कर सके, इतना एजुकेट कर सके ताकि हम इन लोग को, मतलब क्योंकि भाई इंडियंस होंगे, ठीक है, तो इंडियंस को लेस सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये चीज इनका था। बट इससे क्या हुआ, इससे हमारी सोसाइटी में एक तरीके से मिडिल क्लास का राइज हो गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, ठीक है, पहले, ठीक है, पहले हमारे सोसाइटी में सिर्फ 2 ही क्लास थी, एक अपर क्लास थी, ठीक है, और एक थी लोअर क्लास, ठीक है। कोई मिडिल क्लास की ऐसी सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। ये कब आया, ये ब्रिटिशर्स के कारण आया, ठीक है। अब वो मान लो जैसे एक फार्मर का बेटा है, ठीक है, फार्मर का बेटा है, ठीक है, और इस फार्मर के बेटे को अगर एजुकेट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एजुकेट हो गया, ठीक है। अब ये जो एजुकेटेड क्लास होगी ना, ये क्या बनाएगी, एक मिडिल क्लास, ये कहलाएगी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ठीक है। यही चीज हुआ, ठीक है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में इनका राइज हुआ। तो इनके राइज के कारण क्या हुआ, ये आईएनसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। वो लोग समझने लगे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी है, वो लोग पढ़ने लगे, वो लोग एजुकेट होने लगे कि उनकी पॉलिसी किस तरीके की है, ठीक है, वो ब्रिटेन में कैसे रूल कर रहे हैं, वो इंडिया में कैसे रूल कर रहे हैं, कोलोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लोग अंडरस्टैंड करने लगे। नाउ ब्रिटिश इंट्रोड्यूस, ये चीज हम लोग ने पढ़ा दी हमने कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडियंस हु कुड असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली क्लेरिकल रोल के लिए, ठीक है।
इससे क्या हुआ, लेड टू इमरजेंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, और वो पॉलिटिकली अवेयर हो गए, ठीक है, कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है। दिस क्लास बिगिन डिमांडिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन, और यही क्लास, ये जो क्लास थी ना, इन्होंने ही पार्टिसिपेशन को मांगा गवर्नेंस में, और इस इन्होंने ये भी डिमांड की कि आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ले आइए, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, ठीक है। नाउ पर्पस क्या था, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव का पर्पस क्या था, इस आईएनसी 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन का बेसिकली ये पर्पस था। ब्रिटिश ने क्यों, मतलब एओ ह्यूम हम लोग पढ़ते हैं, एओ ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे ब्रिटेन, जो कि एक ब्रिटिशर्स ही थे, तो उन्होंने ही क्यों, मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन का इसमें क्या वो है, ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे कि आईएनसी का फॉर्मेशन हो, वो ये चाहते थे कि जो जो हमारे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, ठीक है, उस तरीके की रिवोल्ट आगे ना हो, ठीक है, ये एक तरीके से चैनल क्रिएट करना चाहते थे वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को दबाने के लिए, मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक तरीके से प्रेशर रिलीज करने के लिए, ठीक है, ताकि जो आईएनसी के द्वारा वो अपनी बात को, जो नेशनलिस्ट हैं वो अपनी बात को हम तक पहुंचा सकें, टू, और ये अपीज भी करना चाहते थे मॉडर्न इंडियन डिमांड्स को और इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ। ऐसे इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट में हम लोग ने ये समझा है कि काउंसिल में इंडियंस की मेंबरशिप को इंक्रीज करना, ठीक है। तो अब इसमें फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या कर दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया अप टू 16 मेंबर्स, ठीक है। हम लोग ने 1861 में क्या पढ़ा था कि 3 से 6 मेंबर पे इंक्रीज कर दिया गया था, और ये जो 3 इंडियंस होंगे ना वो नॉमिनेटेड बाय वॉइस रॉय होंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग ने किसके समझा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया था, बट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में प्रोविंशियल लेवल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उनको भी इंक्रीज कर दिया गया, और इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस, ठीक है। बट इसमें ये ध्यान रखना, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। बहुत लोग इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी बन सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 1892 के एक्ट में, और उससे पहले के जो एक्ट थे उसमें सिर्फ नॉमिनेशन थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, नॉमिनेशन के साथ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसके पास क्या थे, अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके पास पावर्स क्या हैं कि वो बजट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे वो कुछ बिल ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट उनके पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए वो अलाउ नहीं थे। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्होंने जवाब दिया, बट उसके बाद आप कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, यानी कि आप उनसे दोबारा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते उस सेम टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप अलाउ नहीं थे, ठीक है। आप बजट पे वोटिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हो, आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइम पे भी जो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी ना वो ज़्यादा थी, गवर्नर जनरल की अप्रूवल रिक्वायर होगा, और लेजिस्लेचर के पास लिमिटेड पावर ही थी, ठीक है। ये तो हो गया 1892 का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब हम लोग समझेंगे 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बेसिकली जैसा हम लोग ने समझा कि इंडियन काउंसिल एक्ट का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। अब इसका क्या बैकग्राउंड था कि उस टाइम पे क्या हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट का राइज हो गया था, ठीक है, इस वजह से। और एक और चीज हुई थी, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की उनकी जो पॉलिसी थी उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेके आए, जिसमें ये चीज़ तो होनी है कि 16 मेंबर से 60 मेंबर तक की मेंबरशिप को इंक्रीज कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और प्रोविंशियल काउंसिल में भी एक्सपैंड किया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, इसमें एक मेंबर चूज करके आना है, ठीक है। तो
अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मुस्लिम्स को, तो मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स को, तो यहाँ के जो भी मेंबर्स होंगे ना, जो वोट करेंगे, ठीक है, पहली बात तो जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम होगा, और उस कैंडिडेट को जो चुनेंगे, जो वोट करेंगे, वोटिंग राइट भी सिर्फ मुस्लिम्स के पास ही होगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ मुस्लिम ही उस कैंडिडेट को चुन के ला सकते हैं, ठीक है। नॉन मुस्लिम उसको उस पे वोटिंग राइट्स भी नहीं है नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है। क्या है? वोटेड सेपरेटली, इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस पॉलिसी इज, ये जो पॉलिसी थी क्या बेसिकली क्या कर दी थी, वो इंडियंस को डिवाइड कर दी थी ऑन द रिलीजियस बेसिस, ठीक है। क्योंकि अब भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूरी तो नहीं है कि वो सारे मुस्लिम्स ही लोग होंगे, वहां पे नॉन मुस्लिम्स, हिंदू रिलीजन के भी लोग थे, बट ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, ठीक है। नाउ इसमें भी क्या था, इसमें बेसिकली पावर को इंक्रीज किया गया है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो आस्क नहीं कर सकते, इसमें मेंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, बजट डिस्कस कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन ला सकते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो हम लोग ने प्रीवियस में भी पढ़ा था, पब्लिक मैटर्स के लिए वो डिस्कस कर सकते हैं। बट उनको एक चीज अभी भी अलाउ नहीं थी कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि अभी तक तो हम लोग ने समझा कि सारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 1861 में, 1892 में, 1909 में, ठीक है, इन दोनों में हम लोग ने क्या समझा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जहाँ पे लॉ मेकिंग होती है सिर्फ उसमें एंट्री हो रही है इंडियंस की। लेकिन फर्स्ट टाइम 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में फर्स्ट टाइम वॉइसरॉय की, जो गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय कह लो, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक इंडियंस की एंट्री होती है, ठीक है, जिसको हम लोग, जो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, इनको हम लोग लॉर्ड सिन्हा भी कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, इसमें फिर एग्जीक्यूटिव के पास फिर भी ज्यादा पावरफुल रहता है, ब्रिटिश रिटेन रियल पावर। इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बेसिकली इनका था जॉन मॉर्ले, ठीक है, और लॉर्ड मिंटो, ठीक है, इनके नाम के बेसिस पे किया गया। ये जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और वो जो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट बिकम द फाउंडेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ये एक तरीके से सीड का काम किया, जो कि आगे चल के हम लोग पार्टीशन में भी देखेंगे। यही एक कारण बना, सेपरेट इलेक्टोरेट एक वजह बना जिससे कि हमारी जो यूनिटी थी वो ब्रेक हुई। इट वीकेंड द नेशनल यूनिटी, इट कंसिडर मेजर स्टेप टुवर्ड द पार्टीशन ऑफ 1947। ओके, सो नाउ हम लोग कुछ प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885, ये करेक्ट है। इट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय ब्रिटिश टू एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, ये हम लोग ने समझा, ठीक है। जो नेशनलिस्ट के जो सेंटिमेंट्स थे, एक तरीके से उसको फिल्टर आउट करना चाहते थे, उसको कूल डाउन करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इस वजह से इन्होंने ये फॉर्मेशन किया था, ठीक है, ये करेक्ट है। इट इमीडिएटली डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, नो, ठीक है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं कर रहे थे। ये एक तरीके से हम लोग ने समझा ना कि तभी तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, वो मोर रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यानी कि 1 and 2 ओनली, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 का क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ये तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन की बात हम लोगों ने सब पढ़ी ही नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन तो था नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। और 1861 में सिर्फ नॉमिनेशन की बात कही गई थी और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो करेक्ट है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोग ने समझा था कि 6 से लेके 16 मेंबर तक इंक्रीज कर दिया गया था। राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट, बजट पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, यानी कि बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। So yeah, that's all for today, and we will meet you in the next lecture. And I want to share one thing that मुझे कल किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट भेजा मुझे कि मैम आप जो आप
पढ़ा रहे हो, आपकी वीडियो शॉर्ट्स होती है और बट हेल्पफुल होती है। तो या थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से मुझे प्रमोट किया करो, मोटिवेट किया करो, तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के कि हाँ, मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। सो या दैट्स ऑल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।